स्मार्ट सिटी तो है, लेकिन सुविधाएं क्या हैं, किस क्षेत्र में, खासतौर से अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के जरिए उस पर कितना काम हुआ है और उसका कितना निदान निकल पाया, अगर वो समस्या वाकई जमीन पर थी। इस सत्र में हमारे खास मेहमान होंगे नरेंद्र गुप्ता जी, भाजपा विधायक फरीदाबाद। नरेंद्र जी, आप कृपया मंच पर आ जाएं। साथ में डॉक्टर युवराज हैं, जो कि डायरेक्टर हैं एकॉर्ड हॉस्पिटल के, आप भी मंच पर आ जाएं। इस सत्र को होस्ट करेंगी मेरी सहयोगी अनन्या और हमारे इनपुट एडिटर राज वर्मा। राज, ओवर टू यू। हमारे सत्र में हम बात करेंगे कि स्मार्ट सिटी फरीदाबाद को और कैसे स्मार्ट बनाया जाएगा, कैसे स्मार्ट बनेगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर काम करने की ज़रूरत है, फिर वो चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और दोनों मेहमान मेरे साथ हैं, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत सर। नयन जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल, स्मार्ट सिटी तो बन गई है, मतलब टाइटल तो स्मार्ट सिटी का मिल गया फरीदाबाद को, लेकिन असल में ये स्मार्ट सिटी कब और कैसे बनेगी, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद शाइनिंग इंडिया न्यूज का, शाइनिंग हरियाणा के इस कार्यक्रम में आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं आप सभी एंकर साहिबान का धन्यवाद करता हूँ और निश्चित ही आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो स्मार्ट सिटी फरीदाबाद के नाम से एक प्रोजेक्ट यहाँ लिया गया था, उसमें एक पर्टिकुलर एरिया लिया गया था, पर उसके अलावा भी मैं आपके माध्यम से फरीदाबाद की पूरी जनता को विश्वास दिलाता हूं कि कुछ ही दिनों में आपको नया एक फरीदाबाद देखने को मिलेगा। बहुत तेज़ी से सिस्टमेटिक तरीके से फरीदाबाद का विकास चालू है। जैसे घर में रहते हुए रेनोवेशन कराते हैं तो बहुत दिक्कतें आती हैं, उसी तरीके से हमारा फरीदाबाद शहर बहुत पुराना शहर है। लेकिन सर, ये रेनोवेशन कुछ ज़्यादा ही लंबा नहीं खिंच रहा है, 7 साल हो चुके हैं और ये जो कुछ दिन और बाकी है, जो आप कह रहे हैं कि तस्वीर बदल जाएगी फरीदाबाद की, इन कुछ दिन को किससे काउंट करें, महीनों से काउंट करें या अगले और सालों से काउंट करें, क्योंकि लंबा वक्त हो गया सर। देखिए, मैंने बोला आपको कि स्मार्ट सिटी में बहुत छोटा हिस्सा, जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है उसमें बहुत छोटा हिस्सा उसमें कवर किया गया था, पर फरीदाबाद की और जो सड़कों की बात है, स्पेसिफिक बात करेंगे तो निश्चित ही मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 89 विधानसभा की मैं स्पेशल बात करूँगा, तो आपके माध्यम से मैं फरीदाबाद की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि अगले 2 महीने में जितनी भी रोडें हैं सब रोडें बन के तैयार हो जाएंगी। डे टू डे मॉनिटरिंग हो रही है और जो 50 सालों में जो रोडों की हालत जो अच्छी नहीं थी और इस बार 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी, तो एक साथ 4-5 रोड जो तारकोल की बनी हुई थी वो टूट गई थी, उनको सीमेंटेड रोड बनाने का काम किया है। मुझे लगता है उस सीमेंटेड रोड बनाने के बाद अगले 30-40 साल तक उसमें कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 मिनट में आपसे और चाहूंगा, ठीक है, मैं एक वर्ड बोलना। स्मार्ट सिटी को लेकर हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि जब स्मार्ट सिटी की बात होती है तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, लेकिन चर्चा में हम डॉक्टर युवराज को भी शामिल करेंगे। डॉक्टर युवराज, जब फरीदाबाद की बात होती है और हम स्मार्ट सिटी का जिक्र कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में कितना स्मार्ट हो पाया है फरीदाबाद, कैसे देखते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट क्वेश्चन है। जहाँ तक हम लोग सब लोग बोलते हैं ये बहुत ही स्मार्ट है और ये बहुत ही स्मार्ट है, सो फरीदाबाद एक स्मार्ट सिटी है। और रही हेल्थ की बात की जाए तो पिछले 10 साल में हेल्थ सेक्टर में काफ़ी चेंज आया है। अभी जैसे मैं एक एकॉर्ड हॉस्पिटल को लेके आया हूँ अपनी टीम के साथ, उसका नाम ही है द स्मार्ट हॉस्पिटल यू कैन ट्रस्ट। सो स्मार्ट का मतलब ये है कि आपकी टेक्नोलॉजी, आपका इक्विपमेंट, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और जो स्किल और एक्सपीरियंस है, ओवरऑल पूरे फरीदाबाद में हेल्थ सेक्टर में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव सबकी बात की जाए तो हेल्थ सेक्टर में हमारे फरीदाबाद जैसे शहर में कम से कम 5-8 कॉरपोरेट हॉस्पिटल हैं जो हाईली इक्विप्ड हैं, हाईली स्किल्ड और एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं। सो हम काफ़ी क्लोज टू दिल्ली और बॉम्बे, बड़े बड़े शहर इंडिया के साथ हैं। डॉक्टर युवराज, एक मेरा सवाल है उसी से लेकर, अच्छी बात है कि एक स्मार्ट थीम पर आप अपना हॉस्पिटल लेकर आए और अच्छा काम कर रहे हैं आप हेल्थ सेक्टर में। इससे पहले भी मैंने ये सवाल पूछा था कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, क्या सभी, क्योंकि किसी शहर में अगर आप हैं
जाहिर सी बात है, आपको अपने हॉस्पिटल को चलाने के लिए फंड्स की भी ज़रूरत है, और अगर चैरिटी करेंगे तो हॉस्पिटल चल ही नहीं सकता है। लेकिन इसके अलावा क्या सभी हॉस्पिटल्स को मिलकर एक जिम्मेदारी और एक भागीदारी के तौर पर ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जो ऐसा तबका है जो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसके लिए कुछ आप बुनियादी तौर पर बेसिक जो है आप वो इलाज दे सके, वो इलाज दिलाए अपने स्तर पर भी। आयुष्मान कार्ड की बात हुई या दूसरी स्कीम्स अपनी जगह है, लेकिन अपने स्तर पर भी क्या एक जिम्मेदारी लेने का समय नहीं आ गया है सभी प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने? ये प्राइवेट इंडिया को अगर एज ए होल देखा जाए तो पूरे इंडिया में 70 to 80% सेक्टर प्राइवेट से कंट्रोल होता है एंड 20 to 30% गवर्नमेंट सेक्टर से होता है। सो प्राइवेट हॉस्पिटल को जरूर आपस में मिलके करना चाहिए, और हम लोग कई बार प्रयासरत रहे हैं सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स मिलके ये काम करें। जैसे कोरोना अभी गुजरा था तो हम लोगों ने अपने लेवल पे कई सेंटर्स डाले, और जितनी कोशिश हो सकी वो हम लोगों ने पेशेंट्स का, जो भी ज़रूरतमंद लोगों थे उनको किया है। अगर हम लोग 10% भी बेड अगर हम डोनेट करते हैं या चैरिटेबल पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो हम काफ़ी हद तक पेशेंट का रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। और हम लोग आपस में कई बार इस टॉपिक पे बात किए हैं, और हमें उम्मीद है कि हम आने वाले समय पे इस पे हम कामयाब हो पाएंगे, और फरीदाबाद के वो लोग जिन्हें ज़रूरत है उनको हम कैटर कर पाएंगे। बिल्कुल, कोरोना का आप जिक्र कर रहे हैं, कोरोना को लेकर मैं आगे भी चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले नरेंद्र जी मेरा आपसे सवाल है। आप स्मार्ट सिटी को लेकर बात कर रहे थे तो मैंने कहा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है और तस्वीर भी फिर हम बड़ी देखते हैं, लेकिन फरीदाबाद बाकी स्मार्ट सिटी से अगर हम कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं पीछे नजर आता है। और स्मार्ट सिटी की रेस में अगर हम फरीदाबाद को आगे बढ़ाएं तो आप संभावनाएं यहाँ पे और क्या देखते हैं? देखिए, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि स्मार्ट सिटी में फरीदाबाद का बहुत थोड़ा हिस्सा लिया गया था, पर उसके बावजूद भी हम पूरे फरीदाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी को पूरा स्मार्ट बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरे फरीदाबाद में अभी बरहाई तालाब जिसके नाम से बहुत सुंदर जगह थी उसको डेवलप कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगले 1 साल में वो प्रोजेक्ट पूरा होगा। करीब 12 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, बहुत सुंदर तरीके से डिजाइन कराया गया है, उसका टेंडर हमने दे दिया है। उसके बाद मल्टी लेवल कार पार्किंग, अभी फरीदाबाद में फरीदाबाद शहर में एक भी मल्टी लेवल कार पार्किंग नहीं है, उसका भी टेंडर दे दिया गया है ओल्ड फरीदाबाद में। उसका अगले 15-20 दिन में हम काम चालू करा देंगे। निश्चित ही आपके माध्यम से जो मेरे सेक्टर्स की रोड्स हैं सभी, मैं एक वर्ड बोलता हूँ कि डेवलपिंग सिटी या डेवलप्ड सिटी, तो मैं डेवलप्ड कंट्री और डेवलप्ड सिटी की बात नहीं कर सकता, मैं डेवलप्ड रोड के कंसेप्ट पे काम कर रहा हूँ। सपोज करो अगर रोड वो 100 फीट चौड़ी रोड है तो उसको 100 फीट में उसकी क्या प्लानिंग है, उस तरह की प्लानिंग करके, क्योंकि आने वाले कोई भी और जनप्रतिनिधि या कोई ऑफिसर्स उसमें कोई चेंज ना करा पाएँ और दोबारा लोगों को परेशानी ना झेलनी पड़े, इसलिए डेवलप्ड रोड के कंसेप्ट पे हर रोड को हम डेवलप कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले 2 महीने में कोर्ट रोड, जिसकी बहुत बड़ी समस्या है, पूरे ज़िले के लोग आते हैं, 2 महीने में रोड बनकर तैयार हो जाएगी। और सीमेंटेड रोड जो बन चुकी है उस पर हम ट्रैफिक अभी अगले 15 दिनों में चालू करा देंगे। उसी तरह सेक्टर 15A और 15 और 16 और 17 की डिवाइडिंग रोड को भी हम चालू करने जा रहे हैं। मेट्रो हॉस्पिटल की सामने की रोड है, 60-70% काम हो चुका है, अगले 15-20 दिन में उसको भी चालू करने की प्लानिंग है। तो आपके माध्यम से जितनी भी रोड्स पे काम हो रहा है, जैसा मैंने पहले बोला कि रहते हुए घर को रेनोवेट कराने में कुछ दिक्कतें आती हैं, मैं फरीदाबाद की जनता को आपके माध्यम से कहता हूं कि 1-2 महीने का धैर्य रखेंगे तो रोड के नरेंद्र जी, सड़कों की बात कर रहे हैं आप जी, अच्छी बात है कि बेहतर सड़कें आप फरीदाबाद को देंगे, लेकिन अभी की जो स्थिति है या पहले से जो स्थिति बनी हुई है, बड़े बड़े गड्ढे हैं। हालात ऐसी है कि अक्सर खासतौर से फरीदाबाद से ही इस तरह की तस्वीरें आती है कि कोई बच्चा या कोई व्यक्ति अगर सड़क पर चल रहा है, चल तो वो सड़क पर रहा है, लेकिन अचानक वो किस दुनिया में पहुंच जाता है पता ही नहीं लगता, क्योंकि मेन होल खुले हुए हैं। देखिए, तो कैसी सड़कें आप प्लान कर रहे हैं? मैं आपके माध्यम से, क्योंकि इंडिया न्यूज बहुत रेपुटेड चैनल है और गली गली और मोहल्लों में जाकर तक भी वो कवरेज करता है, मैं आपको आमंत्रण देता हूं कि अगले 6 महीने के बाद मेरे फरीदाबाद की एक भी सड़क आप टूटी दिखा देंगे तो मैं इसी मंच पर आपके सवालों का जवाब दूंगा। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि सारी रोडों का टेंडर्स हमने दे दिए हैं, क्योंकि जैसे आपने बोला कि एक रोड को बनाने के बाद दूसरी रोड चालू करेंगे, उसी तरह से अब हमने YMC रोड जो टूटी पड़ी थी उस पर भी हमने काम चालू करा दिया है। तो मैं आपके माध्यम से पुनः आपको भी विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि
आप भी बहुत बड़ा समाज सेवा का काम करते हैं, क्योंकि जब तक प्रेस कोई चीज़ को हाईलाइट करती है तो उसको सरकार को भी और अधिकारियों को भी इस पर संज्ञान लेना होता है। तो मैं आपके मंच के माध्यम से भी आपको भी विश्वास दिलाता हूं और जनता को विश्वास दिलाता हूं कि राजनीतिक कोई भाषण नहीं है। ये विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि अगले 6 महीने में फरीदाबाद की 89 विधानसभा की कोई भी सड़क टूटी नहीं बचेगी। चलिए नरेंद्र जी, अगर आश्वासन दे रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि हो सकता है फरीदाबाद में सड़कें और फरीदाबाद की स्थिति जरूर 6 महीने का समय दिया है अनन्या, जरूर हम लोग आएंगे आपके निमंत्रण पर, बिल्कुल आएंगे और उम्मीद करते हो 6 महीने में फरीदाबाद की तस्वीर और तकदीर बस 2 दोनों ही मिनट बदल में और जाएगी। बताना जी चाहता अनन्या। हूं, जो स्मार्ट सिटी की बात है, स्मार्ट सिटी के लिए वाटर लेवल आने वाली बहुत बड़ी समस्या है हिंदुस्तान के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐसा स्कीम बनाई गई है कि जितने भी पॉन्ड्स हैं सबको रिवाइवल की स्कीम है। उससे 2 तरह के फायदे होंगे, वाटर लेवल बढ़ेगा और जो पानी भराव की समस्या है उससे मुक्ति मिलेगी। मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ 4 पॉन्ड्स, जैसे मैंने बताया, बराई तालाब को पार्क के रूप में डेवलप ना करते हुए उसके पुराने स्वरूप को हम लेके आ रहे हैं। बराई तालाब, जिसके नाम से तालाब झलकता है, उसको बहुत सुंदर पॉन्ड बनाएंगे स्मार्ट सिटी के। जी 1 मिनट 2 मिनट और दीजिए मैडम, आपने बिल्कुल, बुलाया। बिल्कुल। मेरा बिल्कुल, बिल्कुल, सर, सिही सर। में 10 एकड़ जगह जी, में हम जी, बहुत जी। बड़ा तालाब बनाने जा रहे हैं, उसका टेंडर हो चुका है। 2 तालाब हम बुढ़ैना गांव में बनाने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है, इसको स्मार्ट सिटी कहते हैं कि जहाँ पे मीन्स का जो सरकारी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको समेट के, उनको सहेज के आने वाली जनरेशन के लिए पानी दें और वाटर लेवल भी बढ़ेगा। पुनः आपको विश्वास दिलाता हूँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें, मुझे पूरा बोलने का मौका दें। एक सर्किट हाउस, मुझे लगता है कि हरियाणा का सबसे बड़ा सर्किट हाउस सेक्टर 16 में बनने जा रहा है। डिजाइनिंग हो चुकी है, जिसमें हमारे समाज के लोग शादी भी कर सकते हैं और अपने ऑफिसर्स जो भी उसका यूज होगा सर्किट हाउस का, बहुत सुंदर सर्किट हाउस बनने जा रहा है। ऐसे अनेक काम है जो एक स्मार्ट सिटी में होने चाहिए, वो सब बड़ी तेजी से काम चल रहे हैं। बिल्कुल उम्मीद, जिस तरह से नरेंद्र जी आश्वासन दे रहे हैं, हमें उम्मीद है कि थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा फरीदाबाद स्मार्ट सिटी की रेस में। लेकिन डॉक्टर विवराज, आपसे यहाँ समझना चाहेंगे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि पिछले समय में हमने देखा कोरोना के समय में कैसी स्थितियाँ थी, बेड्स नहीं थे, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स थे जहाँ ऑक्सीजन नहीं थी। लेकिन अब क्या स्थिति बदली है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में आप कितना अग्रसर फरीदाबाद को देखते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार कितना देखते हैं? और आने वाले समय में हम देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे की बात करें तो 101 केसेस सामने आए हैं, तो कितना तैयार है स्वास्थ्य विभाग? जो उस समय की बात है कोरोना की, जो पिछले 2 साल की, उस समय ये तो एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन था और उसमें कोई प्रिपरेशन नहीं था। लेकिन लोग उस समय काफ़ी अवेयर हुए, सरकार भी अवेयर हुई और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अवेयर हुए। हमने देखा बेड्स की कमी थी उस समय, ऑक्सीजन की कमी थी, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने भी कंपलसरी कर दिया कि अगर आप कोई कॉर्पोरेट या प्राइवेट हॉस्पिटल बनाते हैं तो आपके हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस के अंदर ऑक्सीजन का प्लांट होना जरूरी है। तो उसके बाद जो भी नर्सिंग होम, जो भी हॉस्पिटल बने हैं, उसमें ऑक्सीजन की पूरी सुविधा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर बेड्स की भी बात की जाए तो उसके बाद कई हॉस्पिटल्स बने और जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स थे उन्होंने अपने हॉस्पिटल के अंदर ही कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से बेड्स बढ़ाए। तो अगर पहले से आज की बात की जाए तो प्रिपरेशन में, बेड्स में, फैसिलिटी में काफ़ी सुधार हुआ है और हम ये समझते हैं कि आने वाले सिचुएशन में हम आज बेहतर रूप से उनसे निपट सकते हैं। नरेंद्र जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, प्राइवेट हॉस्पिटल की सुविधाओं में तो सुधार हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, तमाम सारी सुविधाएं बेहतर दे रहे हैं, जाहिर सी बात है रेवेन्यू जनरेशन भी वहां पर है। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्यों नहीं बेहतर हो पाते हैं? क्योंकि हमारी सोच तो ये नहीं है कि हमने पैसा कमाना है, सरकार के पास फंड्स हैं। यही एक बड़ी दिक्कत है कि जिसकी वजह से आम आदमी को परेशानी उठानी पड़ती है। जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसे प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ मुंह ताकना पड़ता है, मजबूर है वो। तो हम अपने सेटअप को क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे हैं? क्यों हमारे लिए हमारे सेटअप चुनौती बने हुए हैं? देखिए, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में बहुत अच्छा एक स्टेप लिया गया है। पीपीपी बोर्ड पे सरकारी हॉस्पिटल्स में हमने फरीदाबाद में बादशाह खान हॉस्पिटल में हार्ट के ऑपरेशंस की सुविधा दी है। 50 से 60 हज़ार रुपये में कोई भी गरीब व्यक्ति अपना आकर स्टंटिंग डलवा सकता है। और आप जाके अगर विजिट करेंगे, मुझे लगता है बैठे हैं आपके एंकर्स लोग, ज़रूर आप जाएं, उसको विजिट करें। अगर उसमें विजिट करने के बाद आपको महसूस हो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आपने विजिट कर रहे हैं, तो
जरूर आपको अच्छा लगेगा। लेकिन नरेंद्र जी, सुविधाओं के नाम पे अभी भी वो बात नहीं होती जो प्राइवेट हॉस्पिटल में लोगों का रुझान अभी भी ज्यादा है। मैं यही तो कहना चाह रहा था कि आप विजिट करिए। मुझे लगता है दैया जी ने विजिट किया होगा बादशाह खान हॉस्पिटल में, पीपीपी मोड पे हमारा हार्ट का हॉस्पिटल चल रहा है, पिछले कई सालों से चल रहा है, जाके देखिए। आपके 3 एंकर बैठे हैं, मैं जब कौशिक जी ने जरूर देखा होगा, नहीं गए होंगे तो कल ही जाके उसे विजिट करें और इस पर स्क्रीन पे चलाएंगे कि कितनी अच्छी सुविधा हम दे रहे हैं। पर मैं मानता हूं कि जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से अभी और हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ना है। माननीय मुख्यमंत्री जी और मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अपने गरीब व्यक्तियों को सब प्राइवेट हॉस्पिटल की सुविधा मुहैया कराई है। 5 लाख रुपए तक का इलाज किसी भी हॉस्पिटल में जाके करा सकते हैं। एक में डॉक्टर साहब बैठे हैं, युवराज जी यहाँ पे, नया हॉस्पिटल खुला है, उन्होंने 10% मरीजों की बात की है। मैं उनसे आश्वासन चाहता हूँ आपके मंच के माध्यम से कि निश्चित ही जो उन्होंने एफिडेविट भी दिया होगा, 10% गरीबों को जरूर वो मुफ्त में इलाज करें गरीब कोटे में। और जो आयुष्मान कार्ड का जब उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए तो वो आयुष्मान कार्ड के जो पेशेंट्स गरीब लोग हैं उनको भी वो ये बेड फुल हैं इस नाम से उनको वापस ना करें, तो निश्चित ही उनका हॉस्पिटल अपने आप में फरीदाबाद का पहला नंबर 1 हॉस्पिटल होगा। तो मैं पुनः सरकार की तरफ से सभी हॉस्पिटल्स के मालिकों को भी आह्वान करता हूं कि जो सरकार के नियम हैं उनको जरूर पालना करें और गरीब लोगों का चाहे आयुष्मान कार्ड है, चाहे वो 10% कोटे का इलाज है, वो जरूर करें। नरेंद्र जी, बहुत अच्छी बात आपने इस मंच से कही और उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर युवराज इसको एक्सेप्ट भी करेंगे, क्योंकि भागीदारी सभी की होनी चाहिए। हम प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट स्कूल के खिलाफ नहीं हैं, हम व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। आखिरकार क्यों ऐसी मजबूरी आन पड़ती है सरकार को कि आप लोगों को रिक्वेस्ट करनी पड़े प्राइवेट प्लेयर से कि नहीं, आप 10% या 20% जो है फ्री देना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। आप अपनी सुविधाओं को इतना बेहतर कर दें, आपने जो कहा सुविधाओं आपने बेहतर की है, लेकिन अभी भी शिकायतों की जो लिस्ट है, खामियों की, कमियों की जो लिस्ट है, वो बहुत लंबी है। उसको जब तक ठीक नहीं करेंगे कैसे बनेगी। दूसरा सवाल, जो आयुष्मान कार्ड की आपने बात कही, आपने कहा कि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाइए, आपका इलाज जो है फ्री हो जाएगा, क्योंकि 5 लाख रुपए तक का जो है आपको आयुष्मान से एक बेनिफिट मिलता है, कवर आपको मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैक्सिमम या अधिकांश जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पर आयुष्मान की सुविधाएं नहीं है, क्योंकि उन्होंने पैनल पे लिया ही नहीं है उसको। तो आखिरकार वो कहां जाकर इलाज करेगा, वो सिर्फ एक कार्ड भर बनकर रह गया और बहुत कम लोगों तक उसका फायदा पहुंच रहा है। देखिए, डाटा में लेके नहीं आया क्योंकि ये मेरा पर्टिकुलर, मुझे नहीं लगता था डेवलपमेंट की बात थी, पर मेरा अपना मानना है कि फरीदाबाद में बहुत लोगों ने, अमाउंट भी मेरे पास थी, पहले रिकॉर्ड था, बहुत से लोगों ने बहुत इस सुविधा का लाभ उठाया है और अधिकतर बड़े हॉस्पिटल्स में आयुष्मान कार्ड वैलिड है। जहाँ तक सरकारी हॉस्पिटल्स में सुविधाएं बढ़ाने की बात है, हम कोशिश कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। जो लापरवाही है, हमारी सरकार अपने अधिकारियों के, कर्मचारियों के किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करती। खुद सुमोटो लेकर आपने देखा होगा पिछले महीने करीब 20-25 हमने अधिकारी कर्मचारी अरेस्ट किए हैं। पहली सरकार ये है कि जो अधिकारी कर्मचारी कामचोर हैं, रिश्वत लेते हैं, उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाता है। यही एक अच्छी सरकार का ये पहचान है। और मैं आपके माध्यम से पुनः विश्वास दिलाता हूं कि सुविधाएं, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं, आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी छायासा मेडिकल कॉलेज करने का विजिट करने के लिए फरीदाबाद में आए हुए हैं। बहुत ही एक्टिव स्वास्थ्य मंत्री हैं, चाहते हैं कि जो कोरोना की अभी बात आप लोग कर रहे थे, दूसरी लहर हो, तीसरी लहर हो, कितनी अच्छी तरीके से उसको हमने मैनेज किया है। और आप देखिए ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं जिसमें देश में 140 करोड़ का, विश्व में पहला इतिहास में, आप विश्व की भी स्टैटिस्टिक्स ले लीजिए, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ आज तक वैक्सीनेशन इतना नहीं हो पाया कि 200 करोड़ वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट भारत में बनी है, जबकि 10 साल के बाद वैक्सीनेशन बनती थी। अगर विदेश में कोई वैक्सीनेशन बन जाती थी तो उसको इंपोर्ट करके हम लगाते थे। अब जो वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ी कोरोना के लिए, तो इंडिया में पहली बार हमारे साइंटिस्ट को मैं बधाई भी देता हूँ, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उनको मोटिवेट किया और वैक्सीनेशन बहुत जल्दी तैयार की। और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का एक अब रिकॉर्ड है कि 200 करोड़ वैक्सीनेट हमारे इंडिया के लोगों कर चुके हैं, हमारे भारत के वासी। इसलिए इस कोरोना से बहुत हद तक सुरक्षित भी हैं वैक्सीनेशन की वजह से। अब बूस्टर डोज के लिए भी हरियाणा सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हरियाणा वासियों के लिए बूस्टर डोज को भी फ्री में लगाने के लिए आश्वासन किया, उन्होंने घोषणा की है। तो इतनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं
आप हम हरियाणा में दे रहे हैं। यानी इतनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं कि उसके बावजूद भी लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाना पड़ता है। बिल्कुल, यानी आपको लेकिन नरेंद्र जी, स्पेशलिटी के लिए अगर कोई स्पेशलिटी कोई अगर उसको दिक्कत है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना बिल्कुल, पड़ेगा। ठीक है नरेंद्र जी, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद में हम अगर स्मार्ट सिटी को लेकर फिर हम शिक्षा की भी बात करते हैं, हम स्कूलों की भी बात करते हैं कि आप किन किन क्षेत्रों में स्मार्ट हो पाए हैं। बात हम उद्योगों की भी करेंगे। एमएसएमई सेक्टर में आप फरीदाबाद में कितनी संभावनाएं देख पा रहे हैं? सरकार की तरफ से एमएसएमई सेक्टर को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, हरियाणा सरकार को मैं धन्यवाद करता हूं कि 2020 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई है एमएसएमई के लिए बहुत ही मुफीद पॉलिसी है। कोई भी अगर नई इंडस्ट्री कोई अगर लगाता है ब्लॉक बी और सी और डी में, तो उनको रोजगार देने के ऊपर प्रत्येक कर्मचारी के ऊपर 3,000 रुपये, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, याद नहीं है इस समय, मुझे लगता है 3,000 रुपये पर प्रत्येक कर्मचारी का उनको वापसी दी जाएगी। बहुत से इंसेंटिव्स हैं, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा उसमें उनको कैपिटल इंसेंटिव के रूप में पैसा दिया जाएगा। बिजली के कनेक्शन अगर लेंगे तो बिजली में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की उसमें बेनिफिट है। अगर वो ज़मीन परचेज करेंगे तो उसके लिए रजिस्ट्री का जो पैसा लगेगा, स्टैंप ड्यूटी, उसमें रिबेट है। सरकार की तरफ से नए इंडस्ट्रीज को ब्लॉक सी, ब्लॉक बी और सी और डी में बहुत सारी सुविधाएं, हरियाणा की जो पॉलिसी है 2020 नहीं की, जी, समय का अभाव है, बहुत सारे सवाल थे वो भी हम आपसे पूछना चाहते थे, डॉक्टर युवराज आपसे पूछना चाहते थे, लेकिन समय का अभाव है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं नरेंद्र गुप्ता जी ने जो दावा किया है कि